हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं साहित्यकार, माइड भाषा के कवि श्री महेश पंचोली जी। महेश पंचोली जी से हम इनके साहित्य क्षेत्र में इनकी रुचि कब से हुई, साथ ही इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में समाज को क्या दिया, आइए हम बात करते हैं श्री महेश पंचोली जी से। महेश पंचोली जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महेश जी, आप अपना जीवन परिचय बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और आपने साहित्य का क्षेत्र कब चुना, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, वैसे मैं मूलतः तो कापरेन ज़िला बूंदी का रहने वाला हूँ। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई कापरेन में हुई है। उसके बाद में कॉलेज की पढ़ाई मैंने कोटा में की है। मैं 10वीं क्लास से ही थोड़ा मुझे लिखने का शौक़ लगा, एक आध कविता लिखी। धीरे धीरे मैंने जब सुनाई, लोगों को कुछ पसंद आने लगी तो मेरा रुझान बढ़ता गया। मैं कोटा में जब सेट हुआ पढ़ता था, तब भी कॉलेज में कविताएं सुनाता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा इतना उस स्तर पे नहीं था, लेकिन मैं बढ़ता गया, लिखता गया। और जैसे जैसे मेरा क्षेत्र बढ़ता गया, कवियों के बीच में मैं बैठता गया। मैंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई की जो गठित की, वो मैंने शाखा कापरेन में भी गठित की। वहाँ पे काव्य गोष्ठियाँ की। बहुत बढ़िया। उसके उसके माध्यम से मुझे सीखने को भी मिला। उसके बाद मैंने केशवराय पाटन में भी अखिल भारतीय साहित्य परिषद शाखा की गठित की, तो वहाँ से भी मुझे सीखने को मिला। और मैं काव्य गोष्ठियाँ करवाता था, कवियों से मिलता था, कवि सम्मेलन में भी जाता था, संचालन वगैरह भी मैं करता हूँ और काव्य गोष्ठियों में भी संचालन करता हूँ, कवि सम्मेलन में भी जाता हूँ। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब इतनी सारी कविताएं मेरी राजस्थानी भाषा की, हिंदी भाषा की और बाल कविताएं जब इकट्ठी हो गई, तो मैंने पांडुलिपियाँ अकादमियों में भेजी। तो मैंने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में पांडुलिपि भेजी। उन्होंने उसको सेलेक्ट करके प्रकाशन सहयोग हेतु मुझे राशि प्रदान की और मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई, दिया जलता रहा नाम से। ये हिंदी काव्य संग्रह है। दूसरी पुस्तक मेरी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से मेरी प्रकाशन सहयोग से प्रकाशित हुई, धरती लागे बनी ठनी। वो पुस्तक अभी मेरे पास वहाँ उपलब्ध है। और तीसरी पुस्तक बाल साहित्य मम्मी का मैं राज दुलारा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर ने इसको सेलेक्ट करके और इसको वो किया, इसके लिए चुना। और इसको भी मुझे प्रकाशित करके सम्मान करके मुझे इसको भेजा गया। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी है और मेरी 3-4 पुस्तकें प्रकाशन के लिए तैयार है। तो मेरा यहाँ के सभी साहित्यकारों से भी मेरा परिचय रहा, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि साहित्य लेखन में अगर आप धीरे धीरे माँ शारदे की कृपा है तो आप वास्तव में इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अपनी लेखनी को कभी रोके नहीं, उसको लिखते रहें, पढ़ते रहें। अध्ययन होना ज़रूरी है लिखने के लिए और आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आज मुझे यहाँ पे पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में और सभी जगह पे जब सम्मान मिलता है, कुछ संस्थाओं ने मुझे सम्मानित भी किया है, तो ऐसा मुझे लगता है कि अब जाके मुझे थोड़ा स्थिरता का, हाँ, साहित्य के क्षेत्र में तो मैं जैसे राष्ट्रीय कवि चौपाल से मैं सम्मानित हो चुका हूँ, साहित्य भूषण रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन से मैं सम्मानित हो चुका हूँ, अक्षर अभिनंदन जो मदर टेरेसा स्कूल वाले करते हैं उनसे सम्मानित किया था मुझे, और राजस्थानी और इनमें मैं लिखता ही हूँ। और शान हाड़ौती कर्मयोगी सेवा संस्थान से मैं सम्मानित हो चुका हूँ। तो ऐसे कितनी संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है। जयपुर से सम्मान दिया बाल साहित्य का, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। महेश जी, आपने
कई जगह हाड़ौती में मतलब गांव-गांव डानी डानी तक काव्य गोष्ठियों के माध्यम से ये साहित्य का जो प्रचार प्रसार किया, ये वाकई में बखूबी है। मैं महेश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये हाड़ौती साहित्यकारों का गढ़ है जी, इसमें बहुत साहित्यकार मतलब जन्मे हैं। आपको किन किन साहित्यकारों से प्रेरणा मिली इस लेखन को में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से काफ़ी समय पहले जी मेरी शुरुआत सबसे पहले रामेश्वर जी रामू भैया से हुई। जी उसके बाद मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, उनसे प्रेरणा लेता गया। उसके बाद जब मैं कोटा में आया और यहीं मैंने निवास बनाया, तो उसके बाद मुझे वरिष्ठ साहित्यकार श्री जितेंद्र जी निर्मोही है, भगवत सिंह जी मयंक साहब जो खेड़ी पाठक विरासते हैं, ये वरिष्ठ साहित्यकार कुछ ऐसे हैं, विजय जोशी जी भाई साहब हैं। तो इनसे मुझे सहयोग भी मिला, प्रेरणा भी मिली और एक मार्गदर्शन भी मिला, और इनका मेरे प्रति आशीर्वाद भी बना रहता है। इन्हीं को लेकर के मैं, बाकी साहित्यकार तो हैं ही सही, उनसे भी प्रेरणा मिलती है। महेश जी, आपने जब पहली जो आपकी रचना किसी पत्र पत्रिकाओं में छपी हो या आकाशवाणी से आपने वो किया हो, तो आपको कैसा एक अंदर से आनंद का भाव कैसा लगा आपको उस समय? जी, आपने सही याद दिलाया मुझे कि आकाशवाणी से भी मेरा प्रसारण हो चुका है। 5-7 साल पहले आकाशवाणी से भी मेरी कविताएं प्रकाशित हुई है काव्य प्रसारण से, और मेरी अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी कविताएं जब छपती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और अब तो आगे होके कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब आपकी कविता छापनी है हमको, तो आप कविता दें। तो इस तरह से जब होता है तो मुझे सुख महसूस होता है और आनंद की अनुभूति होती है कि माशार्दे की देखो कृपा, वरना हम क्या है उनके सामने। और मैं वैसे साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है कि साइंस का स्टूडेंट तो होते हुए मैं हिंदी में सृजन कर रहा हूँ, बायड भाषा में सृजन कर रहा हूँ, यही उपलब्धि है मेरी। एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः कापरेन का जो हूँ, लेकिन मेरे पिताजी भी हिंदी के सेवानिवृत्त व्याख्याता थे। उनको भी सृजन का शौक़ था और वो भी लिखते थे, तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, मेरे माता पिता से भी मुझे प्रेरणा मिली है। तो वो ही धीरे धीरे आज निखार पे आया है, और मैंने किताबों में उनका समर्पण भाव से ही मैंने किताबों को लिखा है। और अब मैं आपको एक रचना सुनाए आप हिंदी में सुनाना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि आज के समय में जब मैं कोटा आया तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे व्यक्ति इतना बिजी है भाग दौड़ में कि उसको किसी प्रकार का कोई समय नहीं है। तो मैंने एक रचना प्रस्तुत की कि वक्त नहीं है। आँखों में भरी है नींद पर सोने का वक्त नहीं है, पेट में है भूख पर खाने का वक्त नहीं है, दिल में है घाव बैठकर रोने का वक्त नहीं है, मुस्कुराना चाहता है मुस्कुराने का वक्त नहीं है। भौतिकवादी दुनिया में किसी को भी वक्त नहीं है, पैसों के लिए दौड़ रहे व्यक्ति को वक्त नहीं है, गैरों से गले मिलता पर अपनों के लिए वक्त नहीं है, और ज़िंदगी के जोड़ तोड़ में परिवार के लिए वक्त नहीं है। आज जिस तरह से आदमी भग रहा है उसको एकमात्र पैसा दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। होटलों में खाना खाता पर बच्चों के लिए वक्त नहीं है, महफिलों को शान समझता मंदिर का वक्त नहीं है, नशे में बहक सकता मानव सभ्यता का वक्त नहीं है, देखा देखी दौड़ने में थक चुका थकान मिटाने का वक्त नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि यार वो तो दौड़ रहा है, वो आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, तो उसको देखते हुए आदमी दौड़ रहा है। धन कमाने की लालसा में दोस्त को रुकने का वक्त नहीं है, पाना है सब कुछ पर उसे भोगने का भी वक्त नहीं है, दूसरों को क्या हंसाएगा खुद हंसने का वक्त नहीं है, मरना एक दिन सत्य पर जिंदगी जीने का वक्त नहीं है, मरना एक दिन सत्य पर जीने का वक्त नहीं है, गप्पे लड़ाता है आदमी दुख में जाने का वक्त नहीं है।
गप्पे लड़ाता है आदमी, दुख में जाने का वक्त नहीं है। अपनी शान शौकत में डूबा, सोचने समझने का वक्त नहीं है। जिंदगी भर यूं ही भागता रहा, ठहरने का भी वक्त नहीं है। मौत भी बेवक्त होती वरना मरने का भी वक्त नहीं है, वरना मरने का भी वक्त नहीं है। और अब मैं आपको एक दो दोहे सुनाना चाहूँगा, जो मैं दोहे, मुक्तक, कविताएं हैं, गीत सभी सृजन करता हूँ, बाल कविताएं, और तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको सुनाना चाहूँगा कि हमको वाणी कैसी बोलनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए सबके मन घुल जाए, शहद घुले जो दूध में विलग नहीं कर पाए रे, विलग नहीं कर पाए। पहले खिला गरीब को फिर खाइए आप, मंदिर भले न जाइए, करो न कोई जाप रे भैया, करो न कोई जाप। एक दो और सुना देता हूँ। रहे तिरंगा शान से सदा यही अरमान, इसके खातिर तो सभी हैं खुशियाँ कुर्बान रे भैया, हैं खुशियाँ कुर्बान। बाहर फिरता खोजता वो तो तेरे पास, परमात्मा के लिए। बाहर फिरता खोजता वो तो तेरे पास, अंदर खुद के देख ले नारायण का वास रे भैया, नारायण का वास। अब मैं आपकी इजाज़त हो तो मुक्तक सुनाऊं। मैं जब कोटा आया, मुझे लगा कि यार यहाँ इतने बड़े बड़े 10-10 माले, न जाने कितने कितने माले हॉस्टल बने हुए हैं, हमारे मकान के पास बने हुए हैं। और पहले हम जब छत पर सोते थे, वो छतें तो गायब हो गई। उसी पे मैंने लिखा है, वो आकाश, वो चांद, वो सितारे, वो आकाश, वो चांद, वो सितारे, छत पर सोते देखे थे हमने नज़ारे, छत पर सोते देखे थे हमने नज़ारे। अब कहाँ वो सब हमारे नसीब में, अब कहाँ सब वो हमारे नसीब में। बहु मंजिलों में बदल गए घर हमारे, बहु मंजिलों में बदल गए घर हमारे। और एक दो और आप इजाज़त दे तो मैं सुनाऊं। यहाँ पे संसार सागर है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब का काम करते हैं। ये सीधा सट गणित है। नहीं कोई किसी का है, ये संसार सागर है। नहीं कोई किसी का है, ये संसार सागर है। यहाँ सब अपने ही मतलब की भरते गागर हैं, यहाँ सब अपने ही मतलब की भरते गागर हैं। दिखावे की है ये दुनिया, यहाँ दिल तोड़े जाते हैं। दिखावे की है ये दुनिया, यहाँ दिल तोड़े जाते हैं। भरोसा जिन पर होता है, पहले छोड़े जाते हैं। भरोसा जिन पर होता है, पहले छोड़े जाते हैं। बहुत बढ़िया पंचोली साहब, आपने जो वास्तविकता जो साहित्य में दर्शाई है समाज की, वो बहुत ही खूब है। पंचोली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आपने कवि सम्मेलन जी के मंचों का संचालन भी किया जी। संचालन करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है, जी। क्योंकि श्रोताओं को बांधना एक बहुत बड़ी कला है। जी तो जी। आपने ये सीख कर किससे ली? ये क्या हुआ सर कि पहले मतलब मैं काव्य गोष्ठियों का भी संचालन करता हूँ। जी, सीख कर तो कोई शुरू से आता नहीं है, बिल्कुल।
और सबके सामने मंच पे बोलना एक बहुत बड़ी उनके अंदर झिझक होती है। जी। लेकिन मैंने उस झिझक को रोक करके अपने कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ संचालन करना शुरू किया। उसके बाद मेरा धीरे धीरे हौसला बढ़ता गया और लोगों को पसंद आने लगा, तो वो मुझे संचालन देने लगे और इस तरह से मैं आगे बढ़ता चला गया। यही मेरी एक उपलब्धि है। पंचोली जी, जब आपकी पांडुलिपियाँ आपने एकत्रित की जी, और जब अकादमियों से आपको सहयोग की आशा मिली, तो आपको प्रथम दृष्टया कैसा लगा था कि जब मैंने कुछ लिखा वो आज मतलब समाज के सामने आने वाला है, तो कैसा आपको महसूस हुआ? जी, मुझे वो पल इतना आनंदित और इतना सुख देने वाला महसूस हुआ कि आज मेरी पांडुलिपियों को भी सेलेक्ट करके अकादमियों ने जब मुझे प्रकाशन सहयोग के लिए राशि दी और तीनों ही अकादमियों ने एक साथ तीनों ही जगह से मुझे जब ये सहयोग मिला, तो मेरे खुशी का पारावार नहीं था। और साहित्यकार ये भी कहते हैं कि यार आप ऐसे व्यक्ति हो कि तीनों अकादमियों से एक ही सन में आपकी तीनों किताबें आ गई। तो ये मुझे बहुत ही मतलब खुशी महसूस होती है कि गांव से निकल करके आज कोटा में जिस जगह पे मैं साहित्यकारों के बीच में उठता बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद पाता हूँ, स्नेह पाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहाँ एक छोटे से गांव से आना और इस तरह से साहित्यकारों के बीच में बैठना, ये उनका बड़प्पन भी है कि हम लोगों को बिठा लेते हैं। और माँ शारदे की कृपा तो है ही सही, माता पिता का आशीर्वाद है ही सही। पंचोली जी, आपने माइड भाषा में भी गीत लिखे। जी कोई जी गीत ऐसा हो जो जी जी हमारे जी दर्शकों को सुनाए? जी 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 जरूर जरूर। मैं माइड भाषा की जो है तो उसी का भी मैं आपको एक सैंपल दूंगा कि आपनी धरती न मान अपनी माइड भाषा ने जान, अपनी धरती न मान अपनी माइड भाषा ने जान, लिखबो पढ़बो बोलबो ई नहीं बना खुद की पहचान, लिखबो पढ़बो बोलबो ई नहीं बना खुद की पहचान, बना डरिया झिझकियाँ जदे भाषा को लेगो तीर तान। आजकल डरते हैं लोग बाग, कोटा में आ गए तो यार न बोला काई खेगा लोग बाग, बना डर हाँ काई खेगा आड़ोती में बोल रहा छे यार, बना डरिया झिझकियाँ जदे भाषा को लेगो तीर तान, जदे ही दूसरी भाषा का मिनक काटेगा रे थारी कान, काटेगा रे थारी कान। और अब मैं आपको इस पे भी एक आपको मुक्तक सुना के और फिर मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा। ज़्यादा ओछी हरकतां करबो ठीक कोई न, ज़्यादा ओछी हरकतां करबो ठीक कोई न, कोई पागल मान ले या बात भी ठीक कोई न, अतरो भी गलाया न करनी, कोई पागल मान ले या बात ठीक कोई न, उम्र को लिहाज तो राखनी चाहिए, उम्र को लिहाज तो राखनी चाहिए, हर बगती बालपणों करबो ठीक कोई न। बहुत बढ़िया पंचोली साहब। पंचोली जी, आपने बाल गीत भी लिखे? जी 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 जी। और बाल गीत अब तो लिखो शुरू कर दियो, बाकी पहले बहुत कम लिखे जो हो जाए जी। तो बाल गीत में आपने कहीं दर्शायो आपकी किताब? जी जी जी। मैं आपने मतलब वास्तव में मेरे मन की बात ही कर दी। मैं इसको भी सुनाना चाह रहा था कि एक ये भी उदाहरण हो जाए कि मैं एक दो कविता ये भी सुना दूं। तो मैंने 52 बाल कविताएं इसमें लिखी है। अच्छा। और अभी मेरी 3 बाल कविता पुस्तक और आने वाली है, तो ये प्रकाशित हो चुकी, तो इसी की मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ। देखो ये लहराता तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा, केसरिया रंग शौर्य दिखलाता, अशोक चक्र वाला तिरंगा, अशोक चक्र वाला तिरंगा, केसरिया रंग शौर्य दिखलाता, सफ़ेद रंग शांति सिखलाता, हरा रंग है खुशहाली लाता, भारत को है स्वर्ग बनाता, ये देवों वीरों की धरती और सब देशों से न्यारी धरती, सब देशों से न्यारी धरती। ये बाल कविता के रूप में है। और एक और मैं बाल कविता आपको सुनाना चाहूँगा। ये छोटी छोटी जो बच्चों के लिए होती है, वही सबसे मतलब मेरे को बच्चों को पसंद आए और उनके लिए ही मैंने लिखी है। जी जी, उनको सीख मिले। और ऐसा ही अपन चाहते हैं कि उनके दिमाग पे बोझ भी नहीं बने,
बहुत हल्के में वो गुनगुनाते हुए, और ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल शब्द हो उनको समझ में नहीं आ रहे हो, क्योंकि 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ही होता है। तो उनके मनोरंजन के साथ में उनको जानकारी भी मिले कि ये भी कोई चीज़ होती है। तो ये मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा एक कविता, जैसे मैंने गांधी जी पे लिखी थी। बापू गांधी आज़ादी की लाया आंधी। बापू गांधी आज़ादी की लाया आंधी, सत्य अहिंसा का रखवाला, देश धर्म पर मिटने वाला। सत्य अहिंसा का रखवाला, देश धर्म पर मिटने वाला, छुआछूत का किया सफाया, ऊंच नीच को दूर भगाया। ऊंच नीच को दूर भगाया। बापू की है अजब कहानी, कष्टों में कट गई जवानी। बापू की है अजब कहानी, कष्टों में कट गई जवानी, तन पर केवल धोती बांधी। बापू गांधी बापू गांधी बापू गांधी बापू गांधी। तो ये इस तरह से मैंने छोटी छोटी कविताएं ली है, और भी मेरी कविताएं आती है। अब देखो मैंने एक जलेबी की ली, ये मैं बाल कविता की आखिरी आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपन दूसरे उसी पे आएंगे वापस। बल खाकर बनी जलेबी, जलेबी पे है। बल खाकर बनी जलेबी और चाशनी सनी जलेबी। बल खाकर बनी जलेबी और चाशनी सनी जलेबी, नाश्ते में जब आई जलेबी, मुंह में पानी लाई जलेबी। नाश्ते में आई जलेबी, मुंह में पानी लाई जलेबी, गर्मा गर्म कड़क जलेबी, केसर संग है दूध जलेबी। गर्मा गर्म कड़क जलेबी, केसर संग है दूध जलेबी, जो भी खाए जलेबी झट से चट कर जाए जलेबी। जो भी खाए जलेबी झट से चट कर जाए जलेबी, लाल सुनहरी रंग जलेबी, बच्चे बूढ़े सब खाएं जलेबी। बच्चे बूढ़े सब खाएं जलेबी। तो ये मेरी बाल कविता का, मम्मी का मैं राज दुलारा। बचपन का नशा मुझ पर छाया, बचपन का नशा मुझ पर छाया, मैं गांव की गलियां घूमाया। मैं गांव की गलियां घूमाया, उनसे जुड़ी पुरानी यादें थी, मैं ताजा उनको कर आया। बचपन का नशा मुझ पर छाया, खूब खेलते थे कांच की गोली, गिल्ली डंडे वाली थी एक टोली। खूब खेलते थे कांच की गोली, गिल्ली डंडे वाली थी एक टोली। सात सतूल्या दड़ी मार धूसड़ा, छिपन छिपाई हंसी ठिठोली। ये बचपन के खेल थे, मैंने खेले हैं, और मेरे बराबर के सभी लोगों ने। कांच की अंटियां हैं, दड़ीवार दूसरा है, छिपन छिपाई है, गिल्ली डंडे हैं, तो ये खेले हैं। बरसात की वो रपटोली, चौक में जलती थी होली, धूनी तपती घर बाहर, प्रेम भरी शहद सी मीठी बोली। प्रेम भरी शहद सी मीठी बोली, बस्ता कांधे जाते स्कूल, पैरों से उड़ती फिर धूल। पैरों से उड़ती फिर धूल, तालाब किनारे थे पेड़ बड़े, खाते इमली लेते थे झूल। खाते इमली लेते थे झूल, कुछ मिले बचपन के यार, गप्पे लड़ाते थे हम हजार। जो करते थे बदमाशी भारी, आज बने बड़े जिम्मेदार। आज बने बड़े जिम्मेदार, गलियां जुर्माना वसूल रही, न पेड़ रहे न वो धूल रही। गलियां जुर्माना वसूल रही, न पेड़ रहे न वो धूल रही। अपनापन तो मुझे मिला नहीं, पगडंडियां भी मुझे भूल रही। अपनापन मुझे मिला नहीं, पगडंडियां भी मुझे भूल रही। जब अपन इतने दिनों में जाते हैं तो वहाँ सारा नयापन हो जाता है, कुछ नहीं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा गाँव है। सब
पुराने तो सब बदल गए, बच्चे बदल गए, वो बूढ़े तो मर गए, बच्चे बड़े हो गए, वो आपको पहचानते नहीं है, तो वो सारा मतलब माहौल बदल जाता है। उसी को लेके मैं लिखा था, बरगद का था एक पेड़ खड़ा, बरगद का था एक पेड़ खड़ा, नीचे था चबूतरा बहुत बड़ा, नीचे था चबूतरा बहुत बड़ा, हुक्का पीते दादा ताश खेलते, कुत्ता भी पास में सोया पड़ा, कुत्ता भी पास में सोया पड़ा, खाटे बिछती थी गलियारों में, दम खूब था दादा के खखारों में, दम खूब था दादा के खखारों में, मर्यादा में बहू बेटी आती जाती, मिलना जुलना रहता परिवारों में, मिलना जुलना रहता परिवारों में, दादी मुझको पास बुलाती, थपकी देकर मुझे सुलाती, दादी मुझको पास बुलाती, थपकी देकर मुझे सुलाती, पहले मंगाती मुझसे पानी, फिर बढ़िया कहानी सुनाती, फिर बढ़िया कहानी सुनाती, मज़ा खूब था मुझको आता, सुनते सुनते था सो जाता, मज़ा खूब था मुझको आता, सुनते सुनते था सो जाता, पुआ पकौड़ी बेसन बर्फी खाते, पुआ पकौड़ी बेसन बर्फी खाते, जब भी कोई त्योहार आते, जब भी कोई त्योहार आते। देसी मामला था, ऐसा कुछ नहीं था। और ये सब चीज़ें वो है कि जो शायद सभी ने बचपन में इसको भुगता है। ये दादी का मामला, दादा का मामला, ऐसा बिल्कुल साधारण मैंने उसको लिया है, पूरा चित्रण लिया है। मज़ा खूब था मुझको आता, सुनते सुनते था मैं सो जाता, पुआ पकौड़ी बेसन बर्फी खाते, जब भी कोई त्योहार आते, सब कुछ सादा सब कुछ देसी था यार, हुआ पलायन टूट गए परिवार, सब कुछ सादा देसी था यार, हुआ पलायन टूट गए परिवार, गाँवों में हवा लगी शहरों की, गाँवों में हवा लगी शहरों की, हम सब भूले संस्कार और प्यार, हम सब भूले संस्कार और प्यार, गाँव की गलियां घुमाया बचपन का नशा मुझ पर छाया, मैं ताजा उनको कर आया, नहीं रहा अब बचपन वाला गाँव, पर माटी वही तिलक कर आया, पर माटी वही तिलक कर आया, बचपन का नशा मुझ पर छाया, मैं गाँव की गलियां घुमाया, उनसे जुड़ी पुरानी यादें थी, मैं ताजा उनको कर आया, बचपन का नशा मुझ पर छाया। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ महेश पंचोली जी, साहित्यकार, कवि। इन्होंने साहित्य की अपनी जो लिखी हुई रचनाएं आप तक पहुंचाई, समाज का चित्रण, गाँव का जो वास्तविक चित्रण था उसका भी आप गीत के माध्यम से आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई। साहित्य में भी इनका मानना है कि अनुरोध लिखते जाएंगे और समाज को एक अच्छा साहित्य परोसेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, एसटीएन का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।